हेलो एवरीवन, बायो शिक्षा विद अखिल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग मींस आनुवंशिक अभियांत्रिकी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले का जो वीडियो आया था वो जैव प्रौद्योगिकी का सामान्य परिचय था। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि उस वीडियो को अगर आपने देखा है और समझा है तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको इसमें समझने को आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग, इससे मतलब ये है कि सजीव जंतु एवं पौधों की आनुवंशिकता में पर्याप्त गुणवत्ता सुधार करना। और इस आनुवंशिकता में पर्याप्त गुणवत्ता सुधार करने के लिए अनेक तकनीकों को काम में लिया जाता है, जिन्हें कंबाइंडली या समग्र रूप से डीएनए क्लोनिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। यानी कि इन शॉर्ट में ये कहूँ, जंतुओं या पौधों में आनुवंशिकता में पर्याप्त सुधार करने के लिए जिन तकनीकों को इस्तेमाल किया जाता है उन्हें समग्र रूप से आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें जो प्रमुख पद आता है वो आता है पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आरडीएनए, मिक्स डीएनए तथा एक इम्पॉर्टेंट नाम वो क्या है, काइमेरिक डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। काइमेरिक डीएनए के नाम से जाना जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है, आप इस नाम को लिख लें, याद रखें, काइमेरिक डीएनए। और ये नाम मैंने आपको 11th क्लास में टाइप्स ऑफ डीएनए टॉपिक है उसमें लिखवा रखे हैं। काइमेरिक डीएनए होता क्या है, आरडीएनए क्या होता है, जब दो अलग अलग डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए बनाया जाता है तो उस डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मिक्स डीएनए, आरडीएनए या काइमेरिक डीएनए कहते हैं। किसी भी जीव के मूल डीएनए में बाहरी डीएनए जोड़ने पर उत्पन्न परिवर्तित डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। हमने भी यही बोला था कि जब दो अलग अलग डीएनए को मिलाकर नया डीएनए बनाया जाता है तो उस नवनिर्मित डीएनए को पुनर्योगज डीएनए, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए कहते हैं। किसी भी जीव के डीएनए में हेरफेर करने के लिए आवश्यक प्रभावी प्रक्रमों को पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसका मतलब जीनों के द्वारा हेरफेर करना होता है या जीनों में काट-छाँट करनी होती है, और किसी भी जीव की आनुवंशिकता में उसके द्वारा उपयोगी परिवर्तन किए जाते हैं। पुनर्योगज डीएनए की खोज का श्रेय स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर को जाता है। 1973 में साल्मोनेला और ई कोलाई में इन्होंने सफल पुनर्योगज डीएनए बनाया था। नेक्स्ट जो टॉपिक, हाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको एक नाम और सुनने को मिलेगा कुछ बुक्स में, पॉल बर्ग। इन्होंने 1972 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। ओके, तो ये नाम याद रखें, पॉल बर्ग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है जीन अभियांत्रिकी की विधि, टेक्निक ऑफ जेनेटिक या जीन इंजीनियरिंग। जीन इंजीनियरिंग को पढ़ें तो हमारे पास उसके 6 स्टेप्स आते हैं, 6 पद आते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको ये 6 पद इसी क्रम में याद होने चाहिए। इससे पहले के एग्ज़ाम में इन पदों को क्रम वाइज पूछा जा चुका है, मतलब इन पदों को दे दिया और ऑप्शन में 3rd, 2nd, 4th, 6th अलग अलग सीरीज़ में बनाकर 4 ऑप्शन बना दिए और कह दिया गया सही या उचित विकल्प को छांटिए। तो आपको ये 6 के 6 पद इसी क्रम में याद होने चाहिए। वर्ड यानी कि शब्द चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको ये 6 पद इसी क्रम में मिलेंगे। पहला पद आता है वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण करना, यानी कि सबसे पहले हमें जो डिज़ायर्ड जीन है उसको सेपरेशन, उसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन करना है, फिर उसको आइसोलेट करना है। फिर क्लोनिंग वाहक का चयन, हमें ऐसे वेक्टर का चयन करना है जिसमें हम उस वांछित जीन को प्रवेश करवा सकें। वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन, वाहक चयन करने के बाद में वांछित जीन को उस वाहक में एंट्री दिलवानी है, यानी कि निवेशन करवाना है। पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन, और जब हमारे पास जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, मतलब एक वाहक डीएनए और वाहक डीएनए में हमने वांछित डीएनए डाल दिया, तो हमारे पास जो बना वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और उसे जिस कोशिका में हम डालेंगे उसे परपोषी कोशिका या होस्ट सेल कहते हैं। तो उसमें गुणन
और क्लोन की गई जीन की पहचान व अन्य जीवों में स्थानांतरण। परपोषी कोशिका में जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का गुणन होगा तो हमारी डिजायर्ड डीएनए या जीन का भी गुणन होगा। तो ऐसी स्थिति में क्लोन की गई जीन को पहचाना कैसे जाता है वो, और लास्ट स्टेप आता है वांछित जीन की अभिव्यक्ति, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। ये 6 पद हैं, इन 6 पदों को हमें पढ़ना है और आज के इस वीडियो में मैं 6 के 6 पद एक साथ समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से देखते रहिए और सुनते रहिए। इन टॉपिक्स की बात अभी थोड़ी देर में करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन शॉर्ट एक डायग्राम के थ्रू ये जो पूरी जीन इंजीनियरिंग के स्टेप्स हैं इनको समझाना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं। हमारे बोर्ड की बुक में ये डायग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जो PDF भेजी थी उसमें आपको ये डायग्राम भेजा था, इस पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सारे डायग्राम एक ही, बस इनका जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो देखते हैं। देखिए, ये सबसे पहले हमने ऐसे डीएनए को चूज़ किया है जिसमें हमारा डिज़ायर्ड डीएनए, आई मीन वांछित डीएनए या इच्छित डीएनए इसमें उपस्थित है। ये बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल क्यों लिए हमने? क्योंकि बैक्टीरियल सेल को हमें होस्ट के रूप में भी काम में लेना है, और दूसरा इसमें प्लाज्मिड भी है। प्लाज्मिड कौन होता है? वाहक होता है। ये जब हम जितने भी 6 पद हमने बात की है उन 6 पदों को एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारी बातें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। तो ये बैक्टीरिया है और ये वांछित जीन युक्त या डीएनए युक्त डीएनए। तो इस बैक्टीरिया से हमने क्या निकाला बाहर? वेक्टर बाहर निकाला, मीन्स प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर सच एज ए प्लाज्मिड इज आइसोलेटेड, मतलब वाहक को हमने पृथक कर लिया है। हो गया ये पद। इधर देखते हैं। इधर हमने पहले बात की थी कि हमने वांछित जीन या डीएनए युक्त डीएनए को पृथक कर रखा है, पहचान कर रखी है। इसको हमने क्या किया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इसको काट लिया। काटने पर इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, और टुकड़े होने के बाद में हमने वांछित यानी कि इच्छित जीन को पहचाना। इच्छित जीन कहाँ है? इच्छित जीन आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वांछित जीन है। इस वांछित जीन को इस प्लाज्मिड में हमने क्या करवा दिया? निवेशित करवा दिया। निवेशित करवाने के लिए प्लाज्मिड को भी हमने पहले एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया है। तो इसमें कुछ इस तरह से कट लग जाता है, ओके। और कट लगने के बाद में जब सपोज ये हमारा ये डीएनए है, तो इस डीएनए यहाँ पर जो डीएनए था उस डीएनए को लाइगेज एंजाइम के थ्रू इसमें जोड़ दिया। तो हमारे पास देखिए, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये जो बना ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, मतलब 2 अलग अलग डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए बनाया गया है जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए कहते हैं। इसके बाद में इस काइमेरिक डीएनए को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस होस्ट सेल में स्थानांतरित कर दिया गया। होस्ट सेल में जैसे ही स्थानांतरित किया गया, अब ये ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल बन चुकी है, यानी कि रूपांतरित जीवाणु कोशिका बन चुकी है। अब इस सेल को जब कल्चर मीडियम में रखा जाएगा, संवर्धन माध्यम में संवर्धित करवाया जाएगा, तो अपनी ऐसी बहुत सारी कॉपीज़ ये यहाँ पर बनाएगा जिसमें हमारा डिज़ायर्ड आई मीन वांछित जीन या डीएनए भी होगा। आगे होगी आपकी बात समझ में। इस प्रकार से हम 6 पदों को पढ़ेंगे। बस यहाँ पर आपको बड़ा आसान लगा होगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, जितने टूल्स हैं आई मीन जितने भी इसमें साधन काम में लिए जा रहे हैं, उन साधनों को, उन टूल्स को हम पढ़ेंगे एक डायग्राम के थ्रू। और देखते हैं इसको। देखिए, इसमें भी वही प्रोसेस है। यहाँ पर ये डोनर डीएनए और ये वेक्टर है। देखिए, इसमें हमने इस डोनर डीएनए को कट किया है। कट करने के बाद इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इनमें हम, ये प्लाज्मिड है, इसे वेक्टर बोल सकते हैं, इसको भी कट किया। और कट करने के बाद क्या किया गया है कि ये जो आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें ऐड कर दिए गए। तो आप देखें कि आपको इसमें ये तीनों में ये दिखाई दे रहा होगा। आप देखें, ये दोनों कलर कॉम्बिनेट, 1 मिनट, ये दोनों कलर एक साथ आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, इसमें ये कलर भी है, ये रहा, और दूसरा आपको ये कलर भी दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। तो ये भी एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है।
और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में डाल दिया गया है, ये बैक्टीरियल सेल है तो बैक्टीरियल सेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब कल्चर मीडियम में रखवाया गया, मतलब रेप्लिकेट करवाया गया, तो ऐसी बहुत सारी सेल्स बन चुकी हैं जिनमें ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो हमारा उद्देश्य यही था कि किसी भी जीव के डीएनए में उपयोगी परिवर्तन किए जाए, और उपयोगी परिवर्तन करने के बाद हमारे पास ऐसे बहुत सारे जीन आएंगे, और जब उनकी अभिव्यक्ति होगी तो हमें वांछित उत्पाद भी प्राप्त होंगे। आप इन चीज़ों को केवल याद रखें। जब हम इसके एप्लीकेशंस इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक वांछित डीएनए की पहचान करके उसे पृथक्कृत करके उसे एक वेक्टर यानी वाहक में निवेश करवा कर उसे एक परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करवाया जाता है और एक रूपांतरित सेल का निर्माण करवाया जाता है। और रूपांतरित सेल बनने के बाद में, रूपांतरित कोशिका बनने के बाद में जब वो संवर्धित होकर गुणन करती है तो उसकी बहुत सारी प्रतियां बनती हैं, कॉपी बनती हैं। जब वो परपोषी कोशिका या होस्ट सेल बहुत सारी कॉपी बनाती है तो इसके साथ हमारे वांछित डीएनए की भी कई प्रतियां बनती चली जाती हैं, और उस वांछित डीएनए की जब अभिव्यक्ति होती है तो हमें वांछित उत्पाद की प्राप्ति होती है, और हमारा उद्देश्य केवल उस उत्पाद की प्राप्ति करना ही होता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अगर हम ये डायग्राम को देखें, ये डायग्राम मैंने आपको भेजा भी था, आप खुद इसको देखें, वही बात है। देखिए, ये एक वो सेल है जिसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए है, तो हमने इस सेल को लाइगेट कर लिया और एक वांछित ये एक डीएनए बाहर निकाल लिया, और इस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करवाया, उपचारित करवाया, तो हमारे पास इसे डीएनए के टुकड़े टुकड़े मिल गए, इसके पीसेस ये खंडों में हमारे पास आ गया। इनमें से जो खंड वांछित है, जिस पे या जो हमारे लिए उपयोगी है, उसे हम डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड जीन बोलेंगे, वो हमने आइसोलेट करके रख लिया। फॉर एग्जांपल ये रखा, एरो से आपको दिखा भी रखा है डिजायर्ड जीन। इसे फॉरेन जीन भी, एफ जीन का मतलब मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं फॉरेन जीन यानी कि विदेशी जीन। ये एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा, जस्ट हैव पेशेंस फॉर फ्यू मिनट्स ओनली। ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होती है, लाइसोजाइम से इसके सेल वॉल को लाइगेट किया, इसे आइसोलेट करने में आसानी होती है, और प्लाज्मिड बाहर आ गया। प्लाज्मिड को भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करवाया, मैंने बोला था पहले की डायग्राम में। तो ये देखिए, ये है ओपन वेक्टर, यानी कि कट करवाने पर ये इस तरह से ओपन हो गया। और ये जो फॉरेन डीएनए, इसको यहाँ पर जोड़ देंगे इसमें, तो जोड़ दिया, देखें आप, इसमें दोनों आ गए। इसे हमने आरडीएनए, काइमेरिक डीएनए, मिक्स डीएनए, पुनर्योगस डीएनए, सारे नाम यहाँ पर लिख रखे हैं जो मैंने पहले बताए थे आपको। अब इस काइमेरिक डीएनए को, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस बैक्टीरियल सेल में हमने ट्रांसफ़र किया, तो ये परपोषी सेल में प्रवेश हो गया। परपोषी सेल कौन है? मोस्टली इकोलाई काम में ली जाती है। क्यों ली जाती है, लास्ट में हम बात कर लेंगे। अब ये होस्ट सेल जब गुणन करेगी, रेप्लिकेट करेगी, जब इसको संवर्धन करवाया जाएगा, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कॉपी होगा, और कॉपी होगा तो इसकी बहुत सारी प्रतियां हमें प्राप्त होंगी। प्रतियां प्राप्त होंगी तो भविष्य में वो जीन अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, अभिव्यक्त करेगा तो उत्पाद बनेगा, उत्पाद का हम निष्कर्षण कर लेंगे, उसका शुद्धिकरण कर लेंगे, और शुद्धिकरण करने के बाद हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट, एक अंतिम उत्पाद की प्राप्ति हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ लिख भी रखा है ह्यूमिलिन या आर इंसुलिन, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, पुनर्योगस इंसुलिन। ये ह्यूमिलिन क्या है इसकी बात हम एप्लीकेशन में करेंगे, मैं यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो आगे चलते हैं। अब हम उन 6 पदों की बात करेंगे जिनकी बात हमें करनी है, ठीक है। सबसे पहला जो पद था हमारा, आपको याद होगा, वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण। वांछित जीन की पहचान करने के लिए और उसको पृथक करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हमने सोचा और सारा काम हो जाएगा। इसके लिए, इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? टूल्स, यानी कि कुछ साधन, यानी कि कुछ उपकरण, यानी कि कुछ अवयवों की आवश्यकता होगी। वो कौन कौन हो सकते हैं? वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो सकते हैं, वो वाहक होते हैं, वो परपोषी कोशिका होती है, जीन बैंक होते हैं। ये कुछ साधन हैं जिनकी आवश्यकता हमें आगे होगी। तो वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण करने के लिए हमने किसकी आवश्यकता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता है। देखें, हम
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सारी बातें करते चले जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप क्या करें कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जैसे ही आपको सुनने को मिले तो आप उन्हें नोट करते चले जाएं, वो आगे आपके काम आएंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण है, ऐसा करने के लिए जिस टूल की आवश्यकता है हमें, जिस साधन की आवश्यकता है हमें, वो साधन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मैं आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में जाने से पहले यही बता दूं कि एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखें आपने एक में देखा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और एक होता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है? छोटा सा डिफरेंस है कि एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है वो हमेशा डीएनए को सिरों से काटने की क्षमता रखता है, और जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो डीएनए को हमेशा मध्य में से काटने की क्षमता रखता है। इस चीज़ को आप नोट करके चलें या याद रखें। नेक्स्ट, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है इनकी खोज किसने की? आर्बर ने, हैमिल्टन ओ स्मिथ ने इनकी खोज की थी। इसलिए आप याद रखें कि वर्नर आर्बर और हैमिल्टन ओ स्मिथ ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1970 में 1970 में इन एंजाइमों की खोज की थी। सारी बातें करते हैं, फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स बचते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आर्यन को प्रोकैरियोट से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल, किससे प्राप्त किया जाता है? प्रोकैरियोट से। और प्रोकैरियोट्स में भी स्पेशली आप याद रखें बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। मैं जो जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ आप उन्हें नोट करते जाएं, फिर इन्हीं में से क्वेश्चन निकाल के बात करूँगा मैं आगे। रिलाइजेस वर्ग के होते, ये आणविक कैंची भी कहलाते हैं, मोलिकुलर सीजर्स भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से कैंची कपड़े को काटने का काम करती है ये डीएनए को काटने का काम करते हैं। दैट्स वाई इन्हें आणविक कैंची कहा जाता है। ये डीएनए को निश्चित स्थान से काटते हैं। कहाँ से काटते हैं? निश्चित स्थान से काटते हैं, और इन स्थानों को अभिज्ञेय स्थल या रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप याद करते चले जाएं। रिकॉग्निशन साइट कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखना आप। डीएनए खंड के कटे हुए सिरों को स्टिकी एंड्स या चिपचिपे सिरे कहा जाता है। ये ब्लंट एंड्स भी हो सकते हैं। क्या होते हैं स्टिकी और ब्लंट, अभी बात करेंगे, पेशेंस रखें, लेकिन जो हमारे कोर्स में हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। मैं इसके सिमिलर या इससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो भी आपको क्लियर करता चला जाऊँगा। ओके, रेस्ट्रिक्शन प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं से, जैसे ई कोलाई है, थर्मस एक्विटिकस है, बैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस में पाए जाते हैं। आर्यन 3 प्रकार के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो सेकंड होता है, क्योंकि ये जीन क्लोनिंग और रेस्ट्रिक्शन मैपिंग यानी कि मानचित्रण में काम में लिया जाता है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया नहीं, आई डोंट नो, बट लिसन केयरफुली। हमने बोला कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसी भी डीएनए खंड को एक स्पेसिफिक, एक निश्चित स्थान से काटने की क्षमता रखते हैं, और उस स्थान को अभिज्ञेय स्थल, रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट कहा जाता है। ये हमने बात की, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आप ये कह रहे हो कि इन्हें बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, तो क्या ये बैक्टीरिया के डीएनए को नहीं कट करते? क्वेश्चन आता है कि क्या ये बैक्टीरिया को डीएनए को कट नहीं करते? तो सर मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल कट नहीं करते। क्यों नहीं करते वो बात आप ध्यान से सुनिएगा। कि मैंने पहले ही बोला कि हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक डीएनए को स्पेसिफिक यानी कि एक विशिष्ट स्थल से काटने की क्षमता रखता है। तो जिस भी बैक्टीरिया में ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो अपनी उस रेस्ट्रिक्शन साइट पे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं, मिथाइल ग्रुप को जोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है मिथाइलेशन। क्या बोला जाता है? मिथाइलेशन। इसे याद कर लें आप, इसे रट लें, इसे लिख लें। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कहीं भी पूछा जा सकता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। चूंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को एक निश्चित स्थान से काटने की क्षमता रखते हैं, तो वे जीवाणु के डीएनए को क्यों नहीं काटते? तो आपके पास आंसर होना चाहिए, क्योंकि जीवाणु अपने डीएनए के अंदर उपस्थित उस अभिज्ञेय स्थल का मिथाइलेशन कर देता है, अर्थात वहाँ पर मिथाइल ग्रुप को जोड़ देता है। परिणाम स्वरूप
वह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बैक्टीरियल डीएनए को नहीं काट पाते। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि सर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बैक्टीरिया में क्या करते, क्या हैं, क्या काम आते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इट प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट वायरस, मतलब वायरस के अगेंस्ट ये उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। किनको? बैक्टीरिया को। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। ये चीज़ आप याद रखें। आपके समझ में आ गई होंगी दोनों बातें, अदरवाइज आप रिवाइंड करके इसे दोबारा सुन सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सामान्य जानकारी प्राप्त होने के बाद, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण, कि सर इनका नाम कैसे रखा जाता है। तो देखें, आपको इस नाम में कई नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ये है इकोआर फर्स्ट, ये नाम। इकोआर फर्स्ट को अगर हम देखें तो आपको लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। ये लेटर्स स्पेसिफिक हैं, ऐसे ही नहीं लिखे जाते। कैसे लिखे जाते हैं? हमने अभी अभी बात की कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को इस्टीरिया बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। तो देखें कि जिस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है उसी बैक्टीरिया पे या बैक्टीरिया के नाम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, आपने इस्टीरिया कोलाई, जिसे शॉर्ट में ई कोलाई कहा जाता है, से प्राप्त किया है, तो उसमें इस्टीरिया क्या है? वंश है, और कोलाई क्या है? जाति है। तो जो वंश होता है उसका प्रथम अक्षर लिया जाता है, जिसे कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और जो जाति होती है उसके दो अक्षर लिए जाते हैं, जिन्हें स्मॉल में लिखा जाता है। तो ये इको हो गया। ये क्या हो गया? इको। नेक्स्ट जो आर दिख रहा है, वो आर किसको इंडिकेट करता है? ये बैक्टीरिया के स्ट्रेन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? स्ट्रेन को। स्ट्रेन का मतलब होता है प्रभेद, मैंने लिख भी रखा है इधर, ठीक है। तो ये आर हो गया स्ट्रेन, यानी कि 4 लेटर्स की हमने बात कर ली, ई को आर की बात कर ली। अब बात आती है फर्स्ट क्या है। ये जो रोमन न्यूमेरिकल है, मतलब रोमन नंबर है, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो एंजाइम जिस बैक्टीरिया से प्राप्त किया है वो किस क्रम में किया है। जैसे मान लीजिए इसे पहली बार ऑब्टेन किया गया तो उसका नाम हो गया इकोआर फर्स्ट, इकोआर फर्स्ट। अभी मान लीजिए दूसरा कोई वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक इसी बैक्टीरिया से, इस्टीरिया कोलाई से, एक दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्राप्त करने में वो सफल हो जाते हैं, तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? उसका नाम वही रखा जाएगा, ई मतलब वंश का प्रथम अक्षर कैपिटल, को जाति के 2 अक्षर स्मॉल, आर यानी कि वो उसका प्रभेद है। और अब एंजाइम किस क्रम में प्राप्त किया गया? इससे पहले एक बार प्राप्त किया जा चुका है, तो अब दूसरी बार यानी कि सेकंड टाइम प्राप्त किया गया, तो उसका नाम लिख देंगे इकोआर सेकंड। बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से थर्ड भी हो सकता है, यानी कि जब भी जिस एंजाइम को जिस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है तो किस क्रम में प्राप्त किया जा रहा है, ये उसी को इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको बताना चाहूँ, आपने देखा कि फर्स्ट लेटर, अगर हम बात करें फर्स्ट लेटर की, तो फर्स्ट लेटर कौन होता है? इंडिकेट्स बैक्टीरियल जीनस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब ये जीवाणु के वंश को क्या करता है? डिनोट करता है। सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, ये फर्स्ट है, सी सेकंड है, को थर्ड है। सेकंड और थर्ड किसको डिनोट करते हैं? जाति को, स्पीसीज को डिनोट करते हैं। फोर्थ आपने देखा आर, यानी कि फोर्थ लेटर किसको डिनोट करता है? स्ट्रेन को, यानी कि प्रभेद को, ठीक है। किसको? प्रभेद को। और जो रोमन न्यूमेरिकल है, यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये हमेशा प्राप्त किए जाने वाले एंजाइम के क्रम को डिनोट करता है। तो सारे लेटर्स की बात हमने कर ली कि कौन सा लेटर किस तरह से काम में लिया जाता है। तो ये डायग्राम, ये मतलब ये जो प्रेजेंटेशन ये इसीलिए बना के दिया गया आपको कि आप इजीली इसे समझ सकें। आगे एक एग्जांपल और मिलेगा आपको। मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने आर देखा, तो जब आप आगे फर्दर स्टडी करेंगे, हायर स्टडीज़ करेंगे, तो आपको कई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम देखने को मिलेंगे। संख्या भी मैं आपको बता दूं, इनकी लगभग 930 संख्या है, जो 200 बैक्टीरिया से प्राप्त की जाए। मतलब अभी तक, आज तक जो
नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो 930 ये आप ये याद रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे किसकी कि सर ये फोर्थ मतलब ये आर जो है स्ट्रेन है इसका क्या है। मैं आपको बता दूं ये ऑप्शनल होता है, मतलब अनिवार्य नहीं होता। अगर कोई प्रभेद होगा तो ही लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा हो जाएगा। तो कुछ जो आगे आप पढ़ेंगे तभी आपको ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट जो बातें की हैं वो सारी बातें हमने कर चुके हैं। नामकरण के प्रथम अक्षर वंश होता है, बड़ा होता है। जाति के प्रथम 2 अक्षरों को लिया जाता है जिन्हें छोटा लिखा जाता है। चौथे अक्षर के रूप में प्रभेद को लिखा जाता है। यदि एक जीव से एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्राप्त किए जाते हैं तो उन्हें रोमन अंकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे होगी आपके बात समझ में। दूसरा एक एग्जाम्पल है जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो हीमोफिलस कौन है, वंश है, तो इसका क्या लिया एच, और जाति कौन है इन्फ्लुएंजा, तो इसका लेंगे 2 फर्स्ट IN तो HIN हो गया। और डी क्या है प्रभेद है तो डी लिख दिया। सबसे पहला जो प्राप्त किया गया इसलिए लिख दिया हिंड फर्स्ट, क्या हो गया हिंड फर्स्ट। अगर इसी बैक्टीरिया से दूसरा प्राप्त किया जाता उसे लिख देते हिंड सेकंड। तीसरा प्राप्त किया जाता तो उसे लिख दे हिंड थर्ड। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमने अभी अभी ऊपर बात की कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमेशा किसी डीएनए को एक स्पेसिफिक, एक निश्चित, एक विशिष्ट स्थल पर काटते हैं जिसे अभिज्ञ स्थल, रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट कहा जाता है। तो मैं बात करूं इक्वार फर्स्ट की। क्यों बात करूंगा इक्वार फर्स्ट की, क्योंकि हमारे कोर्स में है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी रिकॉग्निशन साइट आपको याद रखनी है। और वो साइट है ये हमेशा G और A के मध्य से काटता है। किसके मध्य से काटता है, G और A के मध्य से काटता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद देखें, आपके पास एक डीएनए दिखाई दे रहा है, ये डीएनए ये है, ये एक डीएनए का सेगमेंट है, ये इसको देखें आप। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें GAATTC और नीचे लिखा हुआ है CTTAAG, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब हमने बोला कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो हमेशा विशिष्ट स्थल पर काटता है, और इक्वार फर्स्ट के लिए बोल ही दिया G और A के मध्य से काटता है, तो ये यहाँ से काट देगा इसे G और A के मध्य से, और इधर काट देगा G और A के मध्य से। तो देखिए क्या हालत क्या हो जाएगी इसकी, आप दोबारा देखें। हमने लिखा कि ये G है और ये A है, ठीक है, सॉरी ये G है और ये आपको ये सीक्वेंस आपको ये याद रखनी है, इसे याद रखिएगा। यहाँ से काटेगा तो क्या हालत हो जाएगी इस डीएनए की वो देखते हैं हम। G C T T A A ये एक पार्ट हो गया, ओके। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, दूसरा जो पार्ट हो जाएगा वो देखें, इसके सामने क्या क्या बचा, A A T T C, नीचे क्या बचा G। यानी कि अगर हम देखें तो एक पार्ट तो ये बच गया, और दूसरा पार्ट ये बच गया, ओके। क्यों आई ऐसी हालत, क्योंकि GA के मध्य से किसने काट दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने काट दिया, यहाँ से काटा GA। तो देखें GC, ये GCTTA इधर हो गया और उधर GCTTA ये बच गया। तो इसके बाद में ये कंडीशन आपको देखने के मिल जाएगी, डीएनए के 2 टुकड़े हो जाएंगे, वो इस तरह के हो जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो जब ऐसे टुकड़े हो जाते हैं तो जो सिंगल स्टैंडर्ड पार्ट होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड पार्ट होता है, इनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स, चिपचिपे सिरे, क्या बोलते हैं इनको, स्टिकी एंड्स। आप देखें यही बात की थी हमने, ये देखिए मैंने जिस प्रकार से समझाया वो नीचे भी है, ये इस प्रकार से बन गए। तो ये जो पार्ट हैं ये स्टिकी एंड्स है, चिपचिपे सिरे हैं। अगर मान लीजिए डबल स्टैंडर्ड सिरे बनते, स्टिकी एंड्स का फ़ायदा क्या होता है, वो इसलिए फ़ायदा ये होता है कि जब भी ये डीएनए इससे मिलेगा या अपने पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड से मिलेगा तो वो आसानी से इसके साथ बाइंड अप हो जाएगा, मिल जाएगा, चिपक जाएगा और डबल स्टैंडर्ड बना देगा। इन्हीं स्टिकी एंड्स बोलते हैं। आगे बात समझिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक और दे रखा है बैसिलस
नेक्स्ट जो एक और एग्जांपल दे रखा है वो बैसिलस अमाइजिएडस है, जो बैम एच फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, ये एम लिखें आप इसे, ये ए एम है, ये ए एम है, यहाँ पे एन दिखाई दे रहा है, ये एम है। ओके, तो इसका नाम क्या हो गया, बी, बैसिलस का बी आ गया। ठीक, अमाइग्लिडस का ए एम आ गया, एच इसका स्ट्रेन है, पहली बार निकाला गया है तो पूरा नाम हो गया बैम एच फर्स्ट। ये इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम हो गया। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के अलावा जीन अभियांत्रिकी में कुछ अन्य एंजाइम्स और काम में आते हैं, उनका नाम भी हम एक बार देख लेते हैं। और थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं थोड़ा हटकर बात और करूँगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये कौन होते हैं, ये आरएनए टेम्पलेट पर डीएनए सूत्र के न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करता है। कौन, आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए टेम्पलेट पर डीएनए सूत्र के न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करते हैं। नेक्स्ट, डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये डीएनए टेम्पलेट पर अनुपूरक डीएनए सूत्र के न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करेगा। ये आरएनए टेम्पलेट पर करेगा क्योंकि आरएनए पर निर्भर है, और ये डीएनए पर निर्भर है तो डीएनए के टेम्पलेट पर ही डीएनए के पूरक सूत्र का न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण करेगा। लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम वो होते हैं जो टेम्पलेट पर डीएनए खंडों को सिरों को जोड़ने का काम करते हैं। ये कहाँ पे काम में लिया गया था, अगर आपको याद हो तो हम एक वेक्टर लेते थे और वेक्टर में इस तरह से कट लगाते थे, और इसी टाइप से दूसरा एक इच्छित जीन, एक इच्छित डीएनए और होता था, तो ये इच्छित डीएनए है। जब इन दोनों को जोड़ा जाता था तो जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम में लिया जाता था वो कौन होता था, लाइगेज। ये बात समझ में आ गई होगी, यानी कि दो डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम में लिया जाता है उसे लाइगेज एंजाइम कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखें। नेक्स्ट जो आता है वो आता है लाइसोजाइम। जीवाणु की सेल वॉल को गला देता है और जीवाणु डीएनए को विलगित या पृथक किया जा सकता है। ये चीज़ आप याद रखें। मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ जगह आपको अगर लाइसोजाइम की जगह लाइटिक लिखा हुआ मिल जाए तो वो भी राइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि लाइटिक एक ग्रुप है जिसमें लाइसोजाइम है, सेलुलेज है, पैक्टिनेज है और काइटिनेज है, इनको शामिल किया जाता है। लाइटिक एंजाइम्स वो होते हैं जो सेल वॉल को गलाने का काम करते हैं, सेल वॉल को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे लाइसोजाइम होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने का काम करता है। सेलुलेज है, पैक्टिनेज है, ये प्लांट सेल वॉल को ब्रेक करने का काम करते हैं। काइटिनेज होता है वो एक फंगल सेल यानी कि एक कवक की कोशिका भित्ति को तोड़ने का काम करता है। इसलिए इन सबको लाइटिक एंजाइम की श्रेणी में डाला जाता है। इस चीज़ को आप याद रखना बस। हमारे यहाँ स्पेसिफिक लाइसोजाइम लिख रखा है क्योंकि हम बैक्टीरिया पे फोकस कर रहे हैं, इसे याद रखें। नेक्स्ट आता है क्षारीय फोस्फेटेज। वृत्ताकार डीएनए के 5' एंड पर फॉस्फेट को काट देता है जिससे डीएनए रेखाकार बना रहता है ताकि इसमें विजातीय डीएनए का निवेशन किया जा सके, अर्थात यह एंजाइम डीएनए को वृत्ताकार होने की प्रवृत्ति को रोकता है। मतलब मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं, आप देखिए ये वेक्टर था, क्लियर है, अच्छी तरह याद होगा। अब जब इसमें हम क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे तो ये इस तरह से साफ़ हो जाएगा, ठीक है। और एक हमारे पास दूसरा वांछित डीएनए भी रहता है, ऐसे ये वांछित डीएनए है, इसको हमें इसमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए ये डीएनए है तो इसे साफ़ कर देते हैं। ये कट लगा दिया हमने और ये वेक्टर है और इसमें ये वांछित डीएनए हमें जोड़ना है, ये इसमें जोड़ना है। तो इसे इजीली नहीं जोड़ा सकता, इसे इजीली लाइगेट नहीं किया जा सकता। उसके लिए इसे लीनियर फॉर्मेट में, इसे एक सीधी रेखा में लाना पड़ेगा इस तरह से। आगे ये बात समझ में, तभी इसमें इसको जोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसके लिए हम क्षारीय फोस्फेटेज एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं? क्षारीय फोस्फेटेज एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपको क्षारीय फोस्फेटेज एंजाइम का यूज़ पता चल गया होगा। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट आता है हमारा इस डीएनए तकनीक में, वो आता है क्लोनिंग वाहकों का चयन। क्लोनिंग वाहकों के चयन को देखें तो एक अच्छे वाहक में निम्न विशेषताएं होती हैं। हमें एक वाहक चयन करना है, हम एक वेक्टर का चयन करना है, तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। यह आसानी से परपोषी कोशिका में प्रवेश कर सके और इसे पुनः पृथक किया जा सके।
बात समझ में आ गई होगी। यानी कि जो वेक्टर होता है उसे परपोषी कोशिका में इजीली डाला जा सके। परपोषी कोशिका में पुनरावृत्ति के लिए वो स्वतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट, वाहक में अभिगेय स्थल होने चाहिए। ये सारे पॉइंट है ना, जब हम वेक्टर, अभी ये वेक्टर ही चल रहा है, वेक्टर पढ़ेंगे हम तो उसमें सारी बातें आएंगी, तो इसलिए बड़े गौर से सुनते जाएं। वाहक में अभिगेय स्थल होने चाहिए। वाहक में चिन्हित स्थल यानी कि मार्कर साइट्स भी हों जिन्हें रूपांतरित, जिसके कारण या जिसके वजह से रूपांतरित सेल्स का चयन किया जा सके। इसके बाद इसके द्वारा रूपांतरण सरल और दक्ष होना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया। वांछित विजातीय डीएनए की अभिव्यक्ति के लिए वाहकों को प्रमोटर तथा ऑपरेटर जैसे नियामक अवयव अवश्य होने चाहिए। ठीक है, ये एक वाहक की, एक वेक्टर में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए वो हमने लिखी। और मैं आपको बता दूं कि आप इसे स्टार लगा लें, क्योंकि ये 2 मार्क के क्वेश्चन इजीली आ सकता है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नामकरण को उचित उदाहरण के द्वारा समझाइए, पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है वाहक, एक उचित वाहक में या एक सबसे अच्छे वाहक में क्या क्या गुण होने चाहिए लिखिए। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ कि जीन अभियांत्रिकी के प्रमुख चरणों को क्रम से लिखिए, वो आने चाहिए। अब आती है बात वाहकों की, तो मेरे को लगता है शायद वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो वाहक की क्या खूबी होती है ये बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट बात आती है वाहक क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, और वाहकों में क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये भी मेरे को लगता है 40 मिनट्स का हो जाएगा, तो आप इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे ये वीडियोस, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, आपको बायोटेक्नोलॉजी का टेस्ट देना होगा, और उससे पहले आपको 3rd और 4th चैप्टर यानी कि फर्स्ट यूनिट का भी टेस्ट देना है, जो मैं जल्दी आपको, मतलब आज सैटरडे है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब सैटरडे है, तो आपको जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आई होप उसी के साथ आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि 3rd और 4th चैप्टर का टेस्ट कब लिया जाएगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें। और जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उनको बड़े ध्यानपूर्वक देखें, और एक वीडियो मैं वो भी डाल दूंगा जिसमें आप YouTube को ईजिली हैंडल कर पाएँ कि किस तरह से स्पीड को कम किया जा सकता है। कई बच्चों की प्रॉब्लम आती है, सर थोड़ा मतलब तेज़ हो जाती है स्पीड, तो उसे कम करके, उसे फास्ट करके, उसे रिवाइंड करके किस किस तरह से आप इसे काम में ले सकते हैं, उसका वीडियो भी, एक ट्यूटोरियल वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो वेक्टर्स पे होगा। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस चैप्टर को फिनिश किया जाए। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, और आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।